नमस्कार, मैं प्रोफेसर चंद्रमोहन उपाध्याय, प्रिंसिपल कालीचरण पीजी कॉलेज आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। रामायण में राजनय का विवेक या विजडम ऑफ डिप्लोमेसी इन रामायण। आप जानते हैं कि रामायण ज्ञान का सागर और एक महाग्रंथ है, लेकिन इसमें राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए क्या है, यह जानने के लिए हम इसके कुछ तत्वों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। वास्तव में देखा जाए तो रामायण डिप्लोमेसी का जो आधार है, मित्र भाव, उसका सर्जक भी है, उत्पादक भी है और संवर्धक भी है। यह एक थ्रेड की तरह पूरे रामायण की कहानी में व्याप्त है। वास्तव में हम डिप्लोमेसी के माध्यम से अपनी गेन्स को मैक्सिमाइज करते हैं बाय कंटिन्यूअस एडजस्टिंग, ग्रांटिंग कंसेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ रिकंसिलिएशन, रीएडजस्टमेंट। और ये डिप्लोमेसी का जो लक्ष्य होता है, जहां भी हम अपनी गेन को मैक्सिमाइज करते हैं, वो हमारा फ्रेंड होता है। अर्थात कि पहले हमें अपने मित्र को बनाना है और तब हम उस मित्र के माध्यम से अधिकतम कंसेशन पा सकते हैं और उसे दे सकते हैं। इस आधार पर अगर देखा जाए तो भारत में दुनिया को एक ऐसी गिफ्ट दिया जिसे दुनिया को स्वीकार करना ही पड़ रहा है आज, वह है भारत का मंडल सिद्धांत। यह शायद ईसा की हजारों शताब्दी पहले से लेकर के और आज तक जो चला आ रहा है, वह पहला मॉडल है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए है। और इसमें डिफरेंट को सेंट्रिक सर्कल्स बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से देश जो विजिगीषु है वह अपने प्रभाव का विस्तार करता है। और आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इसमें दो आगे मित्र है, एक मित्र है, एक अरियरी अर्थात मित्र है, दूसरा विजिगीषु के पीछे एक आक्रंद और आक्रंदसार, ये भी दोनों एक मित्र है। भारतीय राजदर्शन ये मानता है कि हम अपने देश के राष्ट्रीय हितों का संवर्धन मित्रता के आधार पर अधिक से अधिक कर सकते हैं, इसलिए हमें अपने मित्रों की संख्या बढ़ानी होगी। दूसरी चीज, एक और भी आश्चर्यजनक तत्व जो भारतीय राजदर्शन में है, वह साप्तांग सिद्धांत है। दुनिया में हम जानते हैं कि राज्य के आमतौर पर 4 एलिमेंट की चर्चा होती है, भारत में 7 एलिमेंट की होती है। और जो 7वां और सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है, बल्कि इक्वली इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है मित्र। तो भारतीय राजदर्शन की दूरदर्शिता को, अगर उसका प्राण तत्व अगर हम उसको माने, तो उसे प्रेरणा देने वाला, उसे बल देने वाला काम रामायण में हमको दिखलाई पड़ता है। दूसरा पार्ट होता है, एक पार्ट तो हुआ हम अपने मित्रों से कंसेशन लेते हैं, दूसरा पार्ट होता है विरुद्धों का सामंजस्य, जिसको हम कहते हैं कि गरल सुधारी पुकरई मिताई, कि हम पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। डिप्लोमेसी भी उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। रामायण में यह तत्व भी हमें प्रचुरता में दिखलाई पड़ता है, जहां की राम सुग्रीव को मदद के लिए अपने मित्र के रूप में सामने लाते हैं और दूसरी तरफ बाली को मारते हैं तो साथ में उसके पुत्र को संरक्षण देते हैं और मित्रता उससे भी करते हैं, अर्थात शत्रु से भी वे मित्रता करते हैं। शत्रु पक्ष का जो दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है वो है विभीषण। और विभीषण एक विरोधी के घर में बैठा हुआ है और उससे अपने संबंध को स्टैब्लिश करके उसे मित्र में कन्वर्ट कर देना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट डिप्लोमेसी के लिए हो सकती है। वो कैसे होता है, इस पर क्रमबद्ध चर्चा करते हैं। शुरुआत करेंगे हम अपने चर्चा में एक सीता हरण के पूर्व के राम और एक सीता हरण के पश्चात के राम। दोनों में कितनी साम्यता है, दोनों में कैसे एक तत्व विराजमान है, इसको हम देखेंगे। लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए हम 2 पार्ट में बांटेंगे। पहला, राम अपने जीवन की यात्रा ही मित्रता से करते हैं विश्वामित्र के साथ, और विश्वामित्र के साथ जो संबंध उनके शुरू होते हैं वो होते हैं यूनिलैटरल सिक्योरिटी अम्ब्रेला वो प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए यह भी एक बहुत बड़ा सूत्र राम देते हैं कि हम कभी भी जब राजनीति करते हैं अंतर्राष्ट्रीय, तो हमेशा हमारा ध्यान तो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट हुआ कि नहीं, हमें फायदा क्या हो रहा है। लेकिन राम ने कभी ये नहीं सोचा कि हमें क्या मिलेगा, बल्कि वे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी रेसिप्रोसिटी, जब मित्रता को ध्यान में रखकर, मानवता को ध्यान में रख करके ह्यूमन राइट्स के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरह विंडफॉल ऑफ गेन्स उनको प्राप्त होती हैं। कैसे होती है कि हम देखते हैं कि विश्वामित्र के साथ जाने के बाद उनको अमोघ अस्त्रों की प्राप्ति होती है, जिन्हें हम दिव्यास्त्र के नाम से जानते हैं, और साथ में वे सीता के स्वयंवर में जाकर के उस महान आत्मा से उनका विवाह होता है। तो ये 2 गेन्स उनको प्राप्त होते हैं, जबकि उन्हें प्रत्याशा कुछ भी इस तरह की नहीं थी। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं तो राम जब वन में जा रहे हैं सीता और लक्ष्मण के साथ, तो हमारे जो ऋषि मुनि, तपस्वी और जो वनवासी थे, वे राम के इस मंगलकारी व्यक्तित्व के बारे में, उनके पौरुष के बारे में, उनके जनता के प्रति झुकाव और समर्पण के बारे में जान करके उनसे मिलते हैं और उनसे अपनी सुरक्षा की बात करते हैं। राम जब अपनी आंखों के सामने नरकंकाल का पहाड़ देखते हैं तो वे पूछते हैं मुनियों से कि आखिर ऐसा क्यों है। मुनि कहते हैं आप जानते क्या नहीं है, वही तो हम आपसे सुरक्षा मांग रहे हैं।
निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। राम अश्रुपूरित हो जाते हैं और यहीं पर आकर के राम का वह विराट स्वरूप, वह महान स्वरूप, वह भगवत स्वरूप सामने हमारे आता है, जहां पे वे यूनिलैटरल सिक्योरिटी अम्ब्रेला का पार्ट 2 यहां प्रदान करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि निशिचर हीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन। ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी हम यूनिलैटरल कंसेशंस ग्रांट करते हैं तो उसका हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है, उसकी हानि भी उठानी पड़ती है। और हम देखते हैं किस तरह सुपनखा को क्षति पहुंचाने के बाद से जब उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश करती है, खरदूषण का वध होता है। और फिर उसके बाद जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू होता है, राम को जो बहुत पर्सनल लॉस होता है एक राजा के रूप में, वह उनकी पत्नी का हरण होता है। तो हम देखते हैं ऐसा नहीं कि जब हम यूनिलैटरल कंसेशन देंगे तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उन नुकसान के बदले में जो आपका लक्ष्य है, जो आपका आदर्श है, जो राम ने स्थापित किया, आज हम देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापित होने के लगभग 75 वर्ष बाद भी, हम लीग ऑफ नेशंस के स्थापित होने के 100 वर्ष 105 वर्ष बाद भी देख रहे हैं कि जिन कार्यों के लिए उनकी स्थापना हुई वे आज बिल्कुल विफल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध के बाद युद्ध हो रहे हैं, किस तरह से गाजा पट्टी में इजराइल मानवता का संहार कर रहा है, किस तरह सोवियत जो रशा है वो यूक्रेन में मानवता का संहार कर रहा है। और ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और देश सेल्फ इंटरेस्ट के नाम पर, टिमिडिटी के नाम पर एक म्यूट स्पेक्टेटर बने हुए हैं। भगवान राम का जो आदर्श है, जो एक पुरुषोत्तम राम के रूप में हमारे सामने वे लाते हैं, वह इस मानवता के लिए, इस दुनिया के लिए कितना बड़ा मैसेज है। और साथ में राम ये भी मैसेज देते हैं कि हम जब यूनिवर्सल सिक्योरिटी अम्ब्रेला देंगे तो हम उसका आधार क्या होगा, वो होगा यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स होंगे, ह्यूमन राइट्स होगा और इस दुनिया को बचाने का एक लक्ष्य होगा। अब हम देखते हैं कि थ्यूसिडाइड से लेकर थॉमस हॉब्स तक, मैकियावेली से लेकर मॉर्गेनथाउ तक, सारे लोग एक ही बात करें रियलिज्म के आलोक में कि हम अपने राष्ट्रीय हित को ही सब कुछ माने। ऐसी स्थिति में यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल कैन नॉट बी अप्लाइड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। बड़ा ही बल इस पर है मॉर्गेनथाउ का, जो कि वो ऑलरेडी थ्यूसिडाइड से लेकर के चलते हैं मिलियन डायलॉग के माध्यम से। राम ने इस सिद्धांत के खोखलेपन को सामने ला करके स्पष्ट कर दिया कि यह सिद्धांत निहायत ही खोखला है और इससे बेहतर सिद्धांत भारत का है। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय युग में संयुक्त राष्ट्र संघ को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, जो दुनिया की महाशक्तियां हैं और उभरती हुई शक्ति जो भारत है, उसको इस सिद्धांत को, राम के सिद्धांत को अपनाना होगा कि उन्होंने जिस यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स को दिखलाया कि किस तरह इनको अडॉप्ट करना लार्जर इंटरेस्ट में कितना फायदेमंद है। और साथ में जब आप कभी किसी वीकर का, जब किसी प्रताड़ित और पीड़ित की मदद करते हैं, तो जब आप संकट में पड़ते हैं तो वो कैसे यूनाइटेड आपकी मदद करते हैं, इसका उदाहरण आपके सामने है। हम देखते हैं कि रामायण की यह जो डिप्लोमेसी है वह एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि जब राम संकट में पड़ते हैं, अभी संकट में पड़ने वाले हैं, वहीं से राम की सहायता वो लोग करने लगते हैं कि आप जिनसे अपेक्षा भी नहीं कर सकते। अत्रि और अनुसुईया का उदाहरण मैं आपको दूंगा कि सीता और राम के साथ लक्ष्मण उनके आश्रम में पहुंचते हैं और वहां पर जो होता है वो आपको बहुत बड़ा आनंद प्रदान करेगा जब इस पर विचार आप करेंगे कि वहां पर सती अनुसुईया उनको वो वस्त्र प्रदान करेंगी जो कि आने वाले वर्षों में लंका में जब उनका सीता जी का हरण होगा तो सर्वाधिक उन वस्त्रों की वहां जरूरत होगी। वो वस्त्र कैसे हैं? दिव्य वसन भूषण पहिराए, जो नित नूतन अमन सुहाए। ये ऐसे वस्त्र हैं जो कभी पुराने नहीं होंगे, कभी गंदे नहीं होंगे और ये हमेशा ही अच्छे दिखेंगे। दूसरा कि सती अनुसुईया ठीक उसके पहले भी सीता का हरण होने ही वाला है, उन्हें नारी धर्म के बारे में बताती है कि जगपत प्रताचार्य विधि ही वेद पुराण संत सब कहीं। ये जो मॉरलिटी उनके सामने रखी जाती है, उनके सामने जो सिद्धांत रखा जा रहा है और साथ में जो व्यवहारिक सीख प्रदान की जा रही है सीता को, वो सारा का सारा टेस्ट होगा लंका में जाकर के। दूसरी तरफ राम की मदद के लिए अगस्त्य से आते हैं। अभी सीता हरण के पूर्व ही अगर हम देखते हैं तो अगस्त्य से उनकी भेंट होती है, उनको वो दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं, विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया उनको धनुष प्रदान करते हैं। और इतना ही नहीं, अगस्त्य ने युद्ध के दौरान जब स्टेलमेट में पहुंच गया राम और रावण का युद्ध, कोई निर्णय ही जब नहीं हो रहा था, उस वक्त वहां पहुंच करके उनको आदित्य कवच प्रदान करते हैं। तीसरी तरफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सीता हरण के पश्चात की मेरी चर्चा है, वहां पर हम आपका ध्यान खींचना चाहेंगे कि मतंग ऋषि की जो शिष्या सबरी है वह अत्यंत साधारण है। राम का यह भी एक संदेश है कि कोई कितना भी व्यक्ति साधारण से साधारण हो सकता है, लेकिन उसके पास असाधारण सलाह हो सकती है। यह सबरी ही है जो उनको सुग्रीव से मित्रता की सलाह देती है। अब हम आते हैं और देखते हैं कि राम ने
यहां तक तो एक आदर्श स्थापित किया, लेकिन जिसे हम आधुनिक काल में गिव और टेक की डिप्लोमेसी कहते हैं कि हम क्या देते हैं और क्या पाते हैं। इस आधार पर हम देखें तो सुग्रीव और राम की मित्रता है, जहां पर राम सुग्रीव को सुरक्षा का आश्वासन देते हैं, सुग्रीव को उनका राज्य वापस लेने का आश्वासन देते हैं, और दूसरी तरफ वे विभीषण से संबंध स्थापित करते हैं, एक से सूचना प्राप्त करने के लिए और एक से सहयोग प्राप्त करने के लिए, और ये दोनों ही गिव और टेक के आधार पर है। किंतु यहां पर भी आप अगर देखिए तो सुग्रीव के प्रसंग में जब बाली को वो मारते हैं तो यहां पर भी मॉरलिटी का एंगल उसी तरह से इन्वॉल्व है। जब वो कहते हैं कि अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या समय चारी, तो जाहिर सी बात है कि राम अपने काम को करने के लिए मॉरलिटी को जस्टिफाई करने के लिए नहीं लाते, बल्कि वास्तव में इस दुनिया के मॉरल आर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए राम हर एक कदम उठा रहे हैं। और इसीलिए राम का चरित्र ही राम राज्य का आदर्श है। राम किसी टीले पर खड़ा होकर उपदेश नहीं दे रहे हैं, राम को किसी पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जो उन्होंने मानवता को दिया, बल्कि वे अपने चरित्र के माध्यम से अपने जीवन को कर्मों के बीच में, संघर्षों के बीच में समर्पित करके मानवता के सामने जो आदर्श प्रस्तुत किया वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो हम आपके सामने उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब आगे हम देखें कि राम की जो दूरदर्शिता है उस पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से वे दूतों का उपयोग कर रहे हैं। उनके जो दो इंपॉर्टेंट दूत हैं, जो महत्वपूर्ण दूत हैं, उनका भी वो उपयोग करेंगे, जो डिप्लोमेसी के लिए एक अध्याय है। अब राम के समुद्र यात्रा की चर्चा होगी, जहां पे वे समुद्र से मिलते हैं, वहां पर भी एक बहुत बड़ा डिप्लोमेसी का संदेश है। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। हमारे दो पड़ोसी देश है, एक का नाम चीन, एक का नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान को लेकर के तो हमारी नीति ठीक है, इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र भाई मोदी तक हमारी नीति अच्छी है, किंतु चाइना पर फ्रॉम नेहरू टू मोदी जो कंफ्यूजन और एम्बिवेलेंस, जिस तरह से धोखा हम खाते आए हैं, वो 1962 से लेकर गलवान वैली तक और यहां तक कि आज भी वो व्याप्त है। इसलिए राम का जो आदर्श है कि बोले राम सकोप तब बिनु भय होई न प्रीति, जिस तरह पाकिस्तान के दृष्टि में देखें तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर डाले। अगर हम 2008 में मुंबई हमलों की बात करें तो मनमोहन सरकार ने वह निर्णायक इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जो उनसे अपेक्षा की जाती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब देखा कि पुलवामा पर उन्होंने हमला किया तो जो सर्जिकल स्ट्राइक का काम इन्होंने किया वो एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ इंडो पाक रिलेशनशिप है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि वह वास्तव में वही काम भारत को करना चाहिए और दुनिया के हर देश को करना चाहिए जहां पर उसकी अपनी सिक्योरिटी खतरे में पड़ रही हो। तो और चाइना को लेकर के भी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री को कुछ इंदिरा गांधी से और कुछ स्वयं ही अपने लिए एक सिद्धांत बनाना होगा। जिस तरह 1967 में इंदिरा गांधी ने नथुला दर्रे पर चाइना को धूल चटा दिया था, उसी तरह हमें चाइना से निर्भय होकर के और रामत्व को उदाहरण में करके, जैसा कि हम कह रहे हैं कि इस देश में राम राज्य की शुरुआत, हम मानते हैं वास्तव में कि विश्व गुरु होने से भी बड़ा काम है कि हम भारत में राम राज्य के आदर्श को स्थापित करें, जो कि बिल्कुल ही यथार्थ के क्षेत्र में संभव है, या कोई ऐसा आदर्श नहीं है कि जो रियलाइज नहीं होगा। अब हम जरा दूतों पर चर्चा करें तो हनुमान और अंगद दो दूत हैं। इनकी तुलना अगर हम यूनान और रोमन साम्राज्य के दूतों से करें तो हम देखते हैं कि यूनान में आरंभिक तौर पर जिस दूत की चर्चा होती है उसका नाम है हेराल्ड। हेराल्ड की जो विशेषता है वह है कि उस स्मृतिशील है, बुद्धिमान है, लेकिन साथ में कुटिल भी है, कपटी भी है, षड्यंत्रकारी भी है। स्मृतिशील लेकिन जरूर है। स्मृतिशील क्यों है? क्योंकि उसे अपने राजा के संदेश को यथावत बिना कोई परिवर्तन किए ले जाके दूसरे राजा को या दूसरे राज्य में देना है। दूसरा कि जब रोमन साम्राज्य का विस्तार दूर दूर तक हो गया तो सिर्फ इस हेराल्ड के माध्यम से काम नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने एक नए दूत को विकसित किया जिसका नाम था ओरेटर। और ओरेटर का काम क्या था कि वो अपनी वाक वैदग्ध्य के माध्यम से दूसरे को इन्फ्लुएंस करता था। अब इन दोनों गुणों से अगर हम इन तुलना करने की कोशिश करें तो हनुमान में कुछ गुणों की साम्यता भी है और कुछ ऐसे अद्भुत गुण हैं जो आज के दूतों को बहुत रखना अपने में जरूरी है। सबसे बात क्या है कि अगर हम वाणी और ओरेटर से इनकी तुलना करें तो रामचंद्र जी के पास जब ये सुग्रीव का दूत बनकर के जाते हैं तो राम स्वयं इसको टेस्टिफाई करते हैं। जब वे लक्ष्मण से कहते हैं कि हनुमान कैसे दूत हैं, वाक ज्ञो वाक्य कुशला, ये इतने अच्छे वक्ता हैं कि ये तो लगता है कि ग्रामर के बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं। और दूसरी तरफ वो बोलते किस तरह से, अविस्तरम असंदिग्धम अविलंबम अभयम, अर्थात वे अपनी बात को ना बहुत ज्यादा लंबा खींचते हैं, न वो बहुत छोटे में कहते हैं, और इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट है असंदिग्धम कि जिसमें कुछ कहने की बात ही कोई संदेह रह ही नहीं जाता। और ये जो ब्रेविटी और क्लैरिटी है दूतत्व का सारांश है। किंतु हनुमान के अंदर दो अद्भुत और गुण हैं।
वे बुद्धिमताम वरिष्ठम तो हैं ही, लेकिन दो गुण हैं और, जितेंद्रियम और अतुलित बलधामम। अब आप आश्चर्य कभी जितेंद्रियम का यहाँ क्या काम हो सकता है? तो अभी हाल फिलहाल से लेकर विगत 50-60 साल के भारत की डिप्लोमेसी का इतिहास देखें या वर्ल्ड हिस्ट्री देखें डिप्लोमेसी की, तो आप पाएंगे कि ये हनी ट्रैप और मनी ट्रैप की जो समस्या रही है वो हमेशा से दूतों को और दूतावासों को खाई जाती रही। अभी हाल में हमने देखा किस तरह जितेंद्र सिवाल नाम का एक हमारे भारत का दूत जो काम कर रहा था रशिया में, और वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक माधुरी गुप्ता हुआ करती थी जो भारत की दूत हुआ करती थी और काम पाकिस्तान के लिए करती थी। ये दोनों ही जगह हम देखते हैं कि किस तरह ये लोग हनी ट्रैप से फंसते हैं। इसलिए एक दूत का जितेंद्रिय होना कितना आवश्यक है, इसको हम वर्तमान संबंध से जोड़ करके, संदर्भ से जोड़कर दे सकते हैं। दूसरी चीज, एक दूत का बलशाली होना। भाई हनुमान जी तो बहुत ताकतवर थे, लेकिन आज के दूत से कहां अपेक्षा कर सकते हैं कि जयशंकर साहब जाए और गदा लेकर लोगों को मारना शुरू कर दें? ये संभव नहीं है। लेकिन वास्तव में इसका निहितार्थ क्या है वर्तमान संदर्भ में? तो अगर हम देखें तो रॉबर्ट डहल कहते हैं कि भाई देश के पास दो प्रकार की शक्ति होती है, एक होता है टेंजिबल, एक होता है नॉन टेंजिबल। जो नॉन टेंजिबल है वो उसका सॉफ्ट पावर है, जो टेंजिबल है वो उसका हार्ड पावर है, जिसको हम जोसेफ नाइव ने काट करके सॉफ्ट और हार्ड पावर कहा। मॉर्गन था इसे पावर पॉलिटिक्स के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। ये है क्या वास्तव में? तो किसी भी देश का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसकी आर्थिक शक्ति, उसके ह्यूमन रिसोर्सेज, और साथ में जो उसका सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस है, जो उसका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ये दोनों सॉफ्ट और हार्ड पावर को बनाते हैं। जो देश इन क्षेत्रों में जितना ही आगे होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने देश के हितों का संवर्धन करने के लिए, वह उतना ही सफलता प्राप्त करेगा, उतनी ही उसको सफलता उसमें प्राप्त होगी। ऐसे में एक दूत के बल की जो बात की जा रही है, अतुलित बलधामम की बात, वो एक देश के, एक राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में बात हो रही है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जब हम अंगद के रूप में देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक दूत हमारे बीच में जाता है, तो वो क्या अपेक्षा की जाती है उससे। लेकिन उसके पूर्व हम थोड़ा सा और भी हनुमान जी पर चर्चा करते हैं कि आखिर वे हनुमान जी जो है वो किस तरह से निगोशिएशन करते हैं। एक बहुत बड़ा हमारे सामने वो एक लोड स्टार के रूप में है डिप्लोमेसी के लिए, कि जब वे किसी से या कोई भी किसी से भी अगर निगोशिएट करे तो पहला काम क्या है कि अपने विरोधी की महत्ता को स्वीकार करिए। विनती करहु जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। अपने विरोधी जिसे आप अपने जो निगोशिएट कर रहे हैं उसके महत्व को स्वीकार करिए। दूसरी तरफ समाधान भी बताते हैं, क्या कि तुम सीता को वापस करो और राम से सिर्फ संधि करो, उनकी दास्ता स्वीकार करने की जरूरत नहीं। राम चरण पंकज उर धरे, अर्थात तुम्हें मन से केवल राम की प्रभुता स्वीकार करनी है, सामने से नहीं करनी। और अगर इसे तुम स्वीकार कर लो कि तुम लंका पर अचल राज्य कर सकते हो। हनुमान की उपलब्धियां क्या है एक दूत के रूप में? सिर्फ एक ही मैंडेट उनको है कि इतना करूं तात तुम जाई, सीता ही देगी कहीं सुझी आई। लेकिन हनुमान करते क्या? सीता का तो पता लगा ही दिया। लेकिन जैसे कहा जाता है कि दूत एक राजा की आंख, नाक और कान भी है, तो एक नाक के रूप में क्या करते हैं? आंख के रूप में तो उन्होंने काम कर दिया, सीता का पता लगा दिया। नाक के रूप में ही सक्सेसफुली smelt the simmering discontent in Sri Lanka, and in this way he found out the विभीषण। और विभीषण का पता लगाना इस पूरे युद्ध का एक टर्निंग पॉइंट है। न केवल उनको यह पता लगाते हैं कि डिसकंटेंटेड है, बल्कि उनको राम की तरफ मोड़ देना एक बहुत बड़ी बात हुई। तो एक कह सकते हैं कि डिफाइनिंग मोमेंट है। और जो थर्ड इनकी इस बीच में उपलब्धि है वो है रावण के बलाबल की थाह लगाना। उस वक्त जिन हम दूतों के गुणों की चर्चा कर रहे थे, भारत में एक सुविकसित टेस्टिंग प्रणाली थी कि दूत के केवल गुण कह दिए कि बुद्धिमान है, बलवान है, सब कुछ है, ऐसा नहीं, बल्कि उसका टेस्ट होता है। और 3 लोग हनुमान का टेस्ट लेते हैं। पहला टेस्ट सुरसा लेती है, वो भी पास करती है। दूसरा टेस्ट जो समुद्र की राक्षसी है वो लेती है, और तीसरा स्वयं लंकनी, जब वो लंका में प्रवेश करने वाले। इसके अलावा अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस हम वियना प्रोटोकॉल की बात करते हैं डिप्लोमेसी में, ये 1961-62 का मामला है। अगर आप देखें तो ईसा के कई हजार वर्ष पूर्व की यह घटना होगी कि जहां पर राम के दूत के रूप में हनुमान वहां जाते हैं। राम भी एक राजा है, रावण भी एक राजा है, लेकिन वहां जाने के बाद से वो अशोक वाटिका उजाड़ने का अपराध करते हैं, अक्षय कुमार का वध करते हैं, सैनिकों पर हमला करते हैं, वे लोग भी उनके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन इस प्रयास में वो एक क्राइम कर बैठते हैं, और ऐसी स्थिति में रावण उनको मारने का आदेश देता है। उस वक्त हमारा सिद्धांत कितना विकसित था आप देख सकते हैं कि उनके कहा था कि दूत को बधा नहीं जा सकता,
विभीषण वहां पहुंचते हैं और कहते हैं क्या कि प्रसीद लंकेश्वर राक्षसेन्द्र धर्मार्थ तत्व वचनम श्रीडुस्व दूतान बंध्या समयेषु राजन सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति संता। यह बात किसी एक देश के लिए नहीं है, सर्वेषु हर जगह के लिए, सर्वत्र हर जगह के लिए, सर्वेषु सभी लोगों के लिए। और इस कारण से दूता न बंध्या, दूत को बंधा नहीं जा सकता है। यह बात एक बहुत बड़ी बात है। अब हम अंगद के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें राम की दृष्टि दिखलाई पड़ती है कि राम की डिप्लोमेटिक सोच क्या है। और वो बहुत बड़ी सोच है। जब हम देखते हैं कि राम, पहली बात कि अंगद के मन में बहुत सारी बातें नहीं भरते कि तुम ये करना तुम वो करना, उनको पूरा विश्वास है कि हमारा दूत जो है वो कैपेबल है। दूसरा कि बाली को ही, अंगद को ही क्यों, तो अंगद के माध्यम से रामचंद्र जी एक संदेश देते हैं कि तुम्हारे मित्र के को हमने मारा, तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कहीं हो कि अंगद डिसग्रंटिल्ड होगा, अंगद जो है असंतुष्ट होगा, तो हम इससे दोस्ती कर सकते, तो तुम ट्राई कर लो एक बार कि वह तुमसे दोस्त हो सकता है कि नहीं। और दूसरा कि चूंकि बाली का वह पुत्र है और बाली उनका मित्र था, तो उसके साथ अकॉर्ड करना, उसके साथ अलायंस करने में आसानी होगी। लेकिन उससे भी बढ़ करके बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूं परम चतुर मैं जानता हूं। जाने के पहले वे दूत की क्षमता पर पूरा भरोसा जताते हैं। लेकिन जो डिप्लोमेटिक उनका विजन है वो इन अगली 2 लाइनों में आपको समझ में आएगा कि काज हमार ता सुहित हो ही, केवल मेरा ही काम नहीं उसका भी हित। अर्थात जब कभी भी हम किसी से जुड़ते हैं और कुछ कंसेशन पाना चाहते हैं, देन वी मस्ट बी रेडी टू ग्रांट द कंसेशन टू द अदर पार्टी। काज हमार दास हित होई रिपुसन करई बत कई सोई। और इसके माध्यम से अगर हम देखें, वर्तमान में तो आजकल बड़ी चर्चा चलती है माई वे, भारत वे, वाशिंगटन कंसेंसस। दुनिया में इस तरह से केवल अपनी ही बात को कहना, अपनी महत्ता को स्थापित करना कहीं से भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए श्रेयस्कर नहीं हो सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिनकी तीसरी वीडियो में चर्चा करूंगा, जिसमें महाभारत और रामायण दोनों पर चर्चा होगी। साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखेंगे किस तरह से टैलीरैंड ने अपनी डिप्लोमेटिक स्किल के माध्यम से असंभव से संभव काम को किया। उसकी तुलना हम महाभारत की कुछ विचित्र घटनाओं से आपको करेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारा तीसरा वीडियो जरूर देखें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, इसे सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और साथ में अगर यह उपयोगी लगे तो आप अपने मित्रों को फॉरवर्ड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।